एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइजेस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का A to H क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। थॉट फॉर स्टूडेंट्स, माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्नाइटेड। ये है आपके मोटिवेशन के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। क्वेश्चन 1, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स गोज ऑन। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको डिक्रीजिंग। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस के तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ध्यान दीजिए, E1 से ज़्यादा एनर्जी होगी E2 की, E2 से ज़्यादा एनर्जी होगी E3 की। लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज़ मैक्सिमम फॉर E2 माइनस E1। ठीक है, और उसके बाद ये डिफरेंस कम होता जाता है। मतलब E3 से E2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो E2 और E1 के बीच से कम होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, व्हेन वी मूव्ड फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो डिक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन 2, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आप याद भी रख सकते हैं। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बबेल होता है। क्वेश्चन नंबर डी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम्स कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये पाउली साहब ने ये कहा था कि किसी भी एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिस्क्राइब करता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, क्योंकि वो क्या होता है एन, और एन की वैल्यू अगर कम है तो आपको पता है साइज छोटा है, एन की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको पता है कि साइज ऑर्बिटल का बड़ा है। नेक्स्ट इज मेक द पेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती है। और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो चैडविक साहब ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन 3, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और यहाँ पे एलिमेंट गिवन है, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एटॉमिक मास गिवन है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए जो कार्बन 14 है, तो पहले आपको यहाँ पे ये सब मास नंबर गिवन है। कार्बन 14 का ये 14 मास नंबर है, ये 208 इसका मास नंबर है। ठीक है, और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स आप कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन्स हम निकालते हैं इस तरह से कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और जो न्यूट्रल एटम होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, आपके एटम्स हैं, एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में कोई डाउट है तो आप हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा। थंबनेल पे चैनल पेज पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एलिमेंट है कार्बन, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरह से 6C14। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, और मास नंबर कितना है? 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम? जो मास नंबर है उसमें से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, और इस तरीके से इसमें न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। ध्यान रखिए, जब न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चेंज तब होता है जब वो या तो केटायन बनाता है या एनायन बनाता है। तो इसी तरीके से लेड के लिए हम देख सकते हैं, इसका मास नंबर 208, प्रोटॉन्स इसमें 82 होंगे क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी 82 होंगे, और इधर यहाँ हमने इस तरीके से न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरीके से क्लोरीन, यूरेनियम, ऑक्सीजन और रेडियम, इन सभी के लिए हम इसी तरीके से हम मास नंबर जो कि गिवन है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे इसके लिए कितना होगा? 40 माइनस 18, तो कितना आएगा बताइए? 22। तो ये मैच होगा इधर। 7 and 14 में न्यूट्रॉन होंगे इतने, और 14 पोटेशियम के लिए होगा 21, और कार्बन के लिए होगा
8, 6C14, कार्बन होता है 6C14, तो इसके लिए जो न्यूट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 14 - 6 यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एन एलिमेंट एक्स हैज़ मास नंबर 11 एंड इट्स न्यूट्रॉन इज 6, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका जो एटॉमिक नंबर होगा ना, यानी कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स कितने होंगे 11 - 6, तो वो आता है 5। तो 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरोन का, तो ये एलिमेंट होगा 5B11 यानी कि बोरोन। नेम द एलिमेंट दैट शोज सिंपलेस्ट, तो वो होगा आपका हाइड्रोजन। स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम साइमल्टेनियसली यानी एट ए टाइम आप उसका पोजीशन यानी कि ये, और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम यानी कि ये दोनों आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक अनसर्टेनिटी आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू h/4π। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, और ये जो डेल वी एक्स है इट इज़ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये 4πm आने वाला है जो कि टेक्स्ट बुक में मिसिंग है, क्योंकि ये m यहाँ पे नीचे आएगा, वेलोसिटी आपको निकालनी है तो ये m नीचे आएगा, तो ये फॉर्मूले में आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। और क्वांटम नंबर्स के नियम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो कि साइज बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर जो कि शेप बताता है, ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है, और जो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमें बताता है। तो ये तो हो गए आपके चारों क्वांटम नंबर्स के नाम। अब बात करते हैं कि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ऐसे एटम्स और आयन जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, -2 चार्ज है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। Na+ 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया सोडियम ने तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नियॉन O-2 और Na+ तीनों में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में डिफरेंस को हम देखते हैं। तो पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं कि ये दोनों एक ही एलिमेंट के एटम हैं जबकि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, और यहाँ पे एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही केसेस में इन दोनों के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है दोनों। लेकिन यहाँ पे इसके और इसके दोनों के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे और दोनों के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों जो आइसोबार्स हैं उनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट होते हैं, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटोप्स की वो सेम होती है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती है, और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरह डिफरेंट होती है। आर्गन की प्रॉपर्टी अलग है, पोटेशियम की प्रॉपर्टी अलग है। पोटेशियम एक मेटल है और जो आर्गन है वो एक इनर्ट गैस है। आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स की तो हमने बात कर ली थी। आइसोटोन्स का मतलब होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स सेम होंगे आइसोटोन्स इन देयर न्यूक्लियाई। ओबियसली न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियाई में ही होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए 2 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, इन दोनों में 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, एटॉमिक नंबर को मास नंबर में से माइनस किया जाता है एटॉमिक नंबर को, तो उससे हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो दोनों ही केस में वो 6 न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी की थी। तो एटम्स एंड आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया, इन तीनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि
जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं. सो इट इज़ the electronic configuration of an atom is the distribution of its electron in orbitals. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल नोटेशन और ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन के लिए देखिए ऑर्बिटल नोटेशन में 1s1 और ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है आप देख सकते हैं 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है. इसी तरीके से हीलियम के लिए 1s2 ये और इसका ऑर्बिटल डायग्राम है. लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1 और ये इसका यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम देख सकते हैं. फ्लोरीन की आप बात करें तो इसमें टोटल कितने 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1s2 2s2 2p5 और ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो पहले इसके दो स्टेटमेंट है. पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम. मतलब कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. अब यहाँ हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं जिसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2. मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है. दोनों के लिए एन एल और एम एल की वैल्यू तो सेम है यानी कि 3 क्वांटम नंबर सेम है लेकिन एम एस की वैल्यू अलग है दैट इज़ +½ एंड -½ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉनों में से जो एक क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो डिफरेंट है. यही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देते हैं. नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p3. तो देखिए यहाँ पे जो p ऑर्बिटल में जो p सब शेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं px py और pz. तो p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं. तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो पहले क्या होगा एक एक ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगा. अब जब ऑक्सीजन में देखें तो जब तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और तो उसके बाद हम पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट करते हैं. ऐसा ही आप फ्लोरीन में देखिए तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तभी स्टार्ट होता है जब और जो एक ही सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ. तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सब शेल. ये सेम सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं. डजंट अकर अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सब शेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच. रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स देखते हैं. तो ये देखिए ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इसके अलावा जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और उनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, ये भी रदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पाया. इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. हम जानते हैं एटम स्टेबल होता है लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्टेन पाथ्स होते हैं उनमें घूमते हैं. अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल कोई असिलरेटेड चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर वो रिवॉल्व करता है घूमता है किसी पाथ में तो वो एनर्जी लूज़ करेगा और अगर वो एनर्जी लूज़ करेगा तो फाइनली वो न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. एटम तो स्टेबल होता है. तो ये जो स्टेबिलिटी थी एटम की उसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो इसके पोस्टुलेट्स को हमने यहाँ ब्रीफ में लिख दिया है. सबसे पहली बात तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ घूमते हैं. ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर ये सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको इन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं ऑर्बिट्स, शेल्स और स्टेशनरी स्टेट्स. तो उन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं जो कि आपके क्या होते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल. ठीक है. आगे उन्होंने क्या कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूमेगा जब वो इस पाथ में घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी उसकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है. ठीक है. चेंज कब होगी जब वो जंप मारेगा या तो यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा या वो और हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा. तो जब वो जंप मारता है तब वो एनर्जी अगर हायर लेवल पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा. तो वही उन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. तो कब चेंज होती है जब वो इलेक्ट्रॉन जंप मारता है या तो हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो वो रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर
जब वो एनर्जी एमिट करेगा, कब? जब वो हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल की ओर जंप करेगा। मतलब कि देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा, कहाँ? एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, तो उन दोनों की क्या होगा? एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो या तो रेडिएशन अमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये डिपेंड करता है कि वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है तो वो क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। तो उस केस में जो रेडिएशंस होंगी, या तो वो एब्जॉर्ब रेडिएशंस होंगी या एमिटेड रेडिएशंस होंगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल ई डिवाइडेड बाई एच। ये डेल ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप मारा है, तो हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल पे आया, तो वो क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा E2 माइनस E1, जो कि किसका होगा? शेल का होगा। और उसको जब आप प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हम उस एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कहलाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। आई अगेन रिपीट, दिस इज कॉल्ड बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। दिस इज न्यू। आगे बात करते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द गिवन स्टेशनरी स्टेट इज, स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या होता है? शेल और ऑर्बिट। MVR इज इक्वल टू NH/2 इसकी वैल्यू होती है। अब देखो, ये जो शेल्स तो बहुत सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी शेल में घूम सकता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2। मतलब किस में घूम सकता है वो? जहाँ उसका जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कि जो MVR होगा वो NH/2 के इक्वल होगा, वहीं इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है। अब बात करते हैं कि जो डीमेरिट्स क्या थी इसकी, बोर्स के मॉडल की। तो देखिए, ये सिर्फ हाइड्रोजन, और जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम प्लस और लिथियम +2, मतलब जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक तो यही था। दूसरी चीज़, जब हमारे पास सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप्स आ गए तो उसमें ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो सिंपल लाइन स्पेक्ट्रम नहीं है, इट इज़ हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम। मतलब उसकी जो लाइंस होती है वो भी फर्दर लाइंस में स्प्लिटेड होती है, उसे हम कहते हैं हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो उसको भी बोर्स जो का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी बात, जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होती है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कि हम जीमॉन और स्टॉक इफेक्ट कहते हैं, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम अफवो प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्या बताता है कि सीक्वेंस ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जो अफवो प्रिंसिपल है बेसिकली ये बेस्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएंगे? उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम N+L रूल को फॉलो करते हैं। जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। मान लीजिए कोई दो ऑर्बिटल्स है, उनके लिए N+L की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए N की वैल्यू कम होगी। दूसरा ये क्या फॉलो करता है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये फॉलो किए जाते हैं, और दोनों को हम अभी अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये फाइनल डायग्राम है जिससे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। तो जैसे कि हीलियम के लिए क्या आता है? 1s2, हीलियम के बाद लिथियम, तो देखिए 1s2 और 2s1। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो 1s2 2s1। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब हम बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1s2 2s2। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो ये वाला जो सीक्वेंस है इसको फॉलो करते हुए हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।